आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हम रमजनी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल जो कि शाश्वत कानून जो हमारे लिए हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए बनाए गए हैं। यूनिवर्सल लॉज के बारे में इस तरह से बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद कई तरह के उस पर्टिकुलर स्कूल्स के, हर एक स्कूल का अपना एक लॉ होता है, अपने रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें दिया जाता है। हमें एक एल्मेनाक दी जाती है जिसके अंदर उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सिमिलरली जब हम अर्थ पे इस धरती पर जन्म लेते हैं, कर्म भूमि कहा जाता है, यहाँ के हम कर्म करने आए हैं और कुछ सीखने आए हैं। तो जब हम इस अर्थ पर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लॉज हैं जो प्रभु ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से, आज से लेकर और आगे भी आने वाले करोड़ों वर्षों तक एज इट इज रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और वो हमेशा काम कर रहे होते हैं, चाहे हम इसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है, वो हमेशा अपना जो भी लॉज है एज इट इज वो चल रहे होते हैं। ये बनाए किस लिए जाते हैं? सृष्टि की क्रिएशंस के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, और जो इसमें लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए। और यूनिवर्स द्वारा दी गई कई सारी अदृश्य शक्तियां हैं हमारे पास जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण को, क्योंकि कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो नीचे भी आएगी, हम जिसकी वजह से हम इस धरती पे खड़े हैं। हम ऑक्सीजन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये हमारे लिए ही बनी है, लेकिन ये सारी शक्तियां हैं प्रभु की जिसकी वजह से हम यहाँ पर जी रहे हैं, जीवित हैं और जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो यही 14 यूनिवर्सल एटर्नल लॉज हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर लेती हूँ। 14 लॉज ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। मैं एक एक करके आपको इन सारे लॉज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। कुछ लॉज हम ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर हम ये 14 लॉज जो भी ये कानून है सृष्टि द्वारा रचे गए, अगर हम इनको अच्छे से समझ लें और जान लें, एक बारी रिवाइव भी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी इसके बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन जब आप फिर से रिवाइज करते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो एक चीज हमेशा ये याद रखें कि ये पर्टिकुलर लॉ तो कभी चेंज होगा नहीं। और हर तरह से प्रूवन है, साइंटिफिकली भी, स्पिरिचुअली भी। बड़े बड़े मास्टर्स आए और एनलाइटेंड मास्टर्स आए, उन्होंने बुक्स लिखी जिनका बुक्स में इन सारे लॉज के बारे में जिक्र है। तो ये कभी भी फेल नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो लॉ है ये कहीं किसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है इसमें। ये है तो है। तो अगर इस इतना दृढ़ता से अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं और मान लेते हैं, तो हम किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हो तो ये सारे कानून हमारी सहायता के लिए हैं। और अगर हम इससे पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस जो है दैट इज अबाउट कि हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। हम सभी ऊर्जा के एक दिव्य स्रोत से आए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसी वही हमें जीवन देता है। सो लॉ ऑफ वननेस क्या कहता है कि जो भी है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, सोचते हैं, बिलीव करते हैं, वो इफेक्ट करता है सबको इस जिस इन यूनिवर्स में है। हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेज और माइक्रो कॉस्म का, यानी कि हमारा एक हायर सेल्फ ऊपर भी है, उसका एक छोटा सा पार्ट इस अर्थ पर आता है और यहाँ पे कुछ सीखता है और वापस जाता है, अपने हायर सेल्फ से मिलता है, उस एनर्जी से दोबारा एक हो जाता है। फिर उसका एक अंश वापस अर्थ में आता है और कुछ सीखता है, कुछ समझता है, और फिर वापस उसी ऊर्जा के साथ मिल जाता है। और हम सभी एक ऊर्जा ही हैं, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स।
हम ये सब जानते हैं। कहने के लिए हम एक इंसान है, कोई एक जानवर है, कोई पौधा है, कोई पहाड़ है, कोई समुद्र में इतने सारे जीव हैं, लेकिन सब अपनी अपनी एक एनर्जी कैरी, एनर्जी से ही बने हुए हैं, एनर्जी बीइंग्स ही हैं। तो लॉ ऑफ वननेस क्या कहता है कि हम सब एक हैं और एक ही चीज से हम कनेक्टेड है। हमारा जो सोर्स है ऊपर से जो हम कनेक्टेड है वो एक ही सोर्स से हम कनेक्टेड है। सेकंड में आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये हम बहुत बारी सुनते हैं, इस पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत काम किया है। फिजिक्स के आधे से ज्यादा जो जितने भी लॉज हैं वो फिजिक्स के इसी बेसिस पे बने हुए हैं, एनर्जी के ऊपर, कि हर चीज एनर्जी है। और हर, अगर हम एनर्जी बीइंग है तो हर समय हमारी एक यूनिक एनर्जी, एक यूनिक वाइब्रेशन हम एमिट कर रहे हैं अपने में से। जो है हमारी एनर्जीज बाहर निकल रही हैं और एक अलग ही फ्रिक्वेंसी पे। तो हर एक इंडिविजुअल बीइंग की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक एनर्जी है, और ये कहीं ना कहीं बाहर एक सिग्नल एमिट कर रही है। और जो इस कंप्लीटली जो कभी भी जो ये एनर्जी है इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी कम हो सकती है, एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज इस बॉडी में हैं तो ये बॉडी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके भीतर जो एनर्जी है वो ऊपर चली जाती है और फिर दोबारा दूसरी बॉडी लेके वापस आ जाती है, जिसको हम सोल कहते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं कभी भी नश्वर नहीं होती हैं। इट ट्रांसम्यूट, इट ट्रांसफॉर्म, इट इस कहीं ना कहीं इधर से उधर हो सकती है, लेकिन ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती है। तो अक्सर हम, हाँ, ये जो भी हम लॉज, एक मैं ये भी बात बताना चाहूंगी, जो भी हम ये लॉज पढ़ रहे हैं ये हमारे बहुत सारे मास्टर्स ने बुक्स में लिखे हैं, लेकिन इन सभी मास्टर्स का जो मास्टर मैं कहूँगी कि जो बुक है दैट इज भगवत गीता, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हैं। लेकिन समझने के लिए, इजी समझने के लिए, ये अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग मास्टर्स ने, नाइटन बीइंग्स ने अलग अलग लॉज के नाम दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे भी सुनी हुई है, हमें पता है, लेकिन हमने इतनी डेडिकेटेडली इसको समझा नहीं है। तो लॉ लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि सब कुछ एनर्जी है, और उसके साथ साथ हम एक अपनी यूनिक एनर्जी जो है एमिट भी कर रहे हैं। लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ एक्शन क्या कहता है कि मैनिफेस्टेशन, जब हम कुछ करते हैं, मैनिफेस्ट कुछ कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो उससे अलाइन हमें एक्शन करना भी जरूरी है। अगर हम वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो हमें इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें मिलती जाएगी। यानी लाइफ में हम कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हम प्लान करते हैं, तो वो ये लॉ ये बताता है कि जब तक हम सक्षम हैं हमें उन चीज़ों की और कदम उठाना चाहिए जो हम चाहते हैं। इट डजंट से कि हमें सब कुछ जानना है, बस कुछ करना है, कर्म करना है। आप अपना काम करते रहिए, इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहेंगी। और ये हमने कई कई दफ़ा नोटिस भी किया है कि अब जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, सपोज कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी पाना चाह रहे हैं, कोई इच्छा है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो बैठने से नहीं होगा या सब कुछ पढ़ने से जानने से नहीं होगा, उस दिशा में कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे तो लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि परम पिता क्या कहते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे विजन्स जो है, हमारे वर्ड्स, वो उसी दिशा के होने चाहिए। तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपको पता चलता रहेगा। ये लॉ ऑफ एक्शन है, और ये कंफर्म्ड है कि आपने एक तरफ, एक दिशा में कदम उठाया, तो अगला स्टेप क्या होगा उसका आपको इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहते हैं कि एज अबव सो बिलो, यानी कि ये सबसे ज्यादा इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन काम कैसे करता है इसके बारे में समझना भी जरूरी है। इट अट्रैक्ट्स टू यू व्हाट यू आर ऑन द डीपेस्ट लेवल। आप अंदर अपनी डीपेस्ट लेवल में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या फील करते हैं, वही चीज आप अपनी इस बाहरी दुनिया में अट्रैक्ट करते हैं। सो एनर्जी क्या है, आपकी लाइट, आपकी वाइब्रेशन, आपके इमोशंस, ये सारे आपस में, दे ऑल हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल्स। और इस
का मतलब ये है कि जो डीपेस्ट लेवल में, हम हो सकता है कि ऊपर ऊपर सोचते होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन हो सकता है बहुत अंदर डीप लेवल में, सब कॉन्शियस माइंड में एक ब्लॉकेज है, या एक बिलीफ सिस्टम हमने धारण कर रखा है कहीं ना कहीं कि ये चीज नहीं हो सकती। तो वो आप कितना भी बाहर मैनिफेस्ट कर ले, कितनी भी टेक्निक्स अपना ले, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं डीपेस्ट लेवल में आपका एक ब्लॉकेज है जो कि नेगेटिव है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इसके ऊपर एक बुक भी है, माइंड टू मैटर, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इस दोनों बुक्स जो है बहुत डीपेस्ट लेवल में आपको बताती हैं कि किस तरह से जो अंदर हमारे जन्मों जन्मों के बिलीफ सिस्टम्स बैठे हुए हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सके, सो दैट हमारी बाहरी दुनिया जो है हमारे अकॉर्डिंगली होने लगे। तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ये कहता है, एज अबव सो बिलो, जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर दिखते हैं, बाहरी दुनिया आपकी उसी तरह से रहती है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसको भगवान कृष्ण ने लॉ ऑफ कर्मा भी कहा है, कर्म सिद्धांत। और इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, जानते हैं और मानते हैं। एंड इट हैज लाइक इसको मैजिकल लॉ भी बोलते हैं। एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है कि ये एक काइंड ऑफ विनाशकारी लॉ भी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, अगर बिना सोचे समझे आप कर्म करते जा रहे हैं, तो आपके लिए वही, आपको वही वापस भुगतना भी पड़ेगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि आपके जीवन पर अगर आप इस सिद्धांत से अनभिज्ञ है, यानी अनजान है, तो आपको इसके ऊपर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ सकता है। इट सेज आपको वही सब वापस मिलेगा जो आप दोगे, अच्छा या बुरा। एवरी कॉज और एक्शन हैज अ प्रिडिक्टेबल इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। अच्छी बात यह है कि आप इस नियम को लागू करके और इसके लिए अपने काम में भी ला सकते हैं, अगर इसको पॉजिटिवली ले। अगर आपको पता है कि मैं जो दूंगा वही मुझे वापस आएगा, तो केवल वही काम करके जो आपके साथ किया जाना है और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो वही काम आप करेंगे। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी का अहित चाहेंगे तो आपके साथ भी वही होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। ये हम सभी जानते हैं कि एज यू रीप शैल यू, एज यू सो शैल यू रीप, जो अजय आप बोते हैं वही आप पाते हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा कहता है। और इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, कॉमन है। इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें उसे भोगना भी है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट ने कहा कि आपने कोई एक एक्शन किया तो उसका रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा, अच्छा या बुरा वो आपके हाथ में है। इसी तरह से लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन क्या कहता है कि लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन कहता है कि ये आप बाहर देख, जो आप बाहर देखते हैं वही आपके अंतःकरण का दर्पण होता है। यदि आपका जीवन में आप बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जो लग रहा है कि क्या ही है हमारी लाइफ में, तो आपको अंदर झांकने की जरूरत है। क्योंकि इसका कारण जो प्रमुख रीजन है, इज योर थॉट्स, इज योर विचार। और अगर आप अंदर डिप्रेस्ड हो, अवसाद है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, तो ये सारी चीजें आपको बाहर दिख रही हैं, वही आप कॉम्पनसेट भी कर रहे हो। सो टू फील पॉजिटिव वी मस्ट ट्रांसफॉर्म हाउ वी थिंक एंड हाउ वी फील इंटरनली। तो ये लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन ये कहता है कि जैसा आप करोगे वैसा फल भोगोगे। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हो गया कर्म करना, और कॉम्पनसेशन हो गया उसका फल पाना। तो ये हम जानते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट इज लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। क्योंकि हमें पता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो मेरे साथ बुरा होगा ही नहीं। तो अगर बुरा कुछ किया है कहीं ना कहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बुरा होगा। तो ये जो सृष्टि बनाते हुए जो भगवान ने नियम बनाए, तो बहुत ही सोच समझ के इतने सटीक नियम हैं, और ये हमेशा काम करते हैं। इसी का एक अगला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, माना जाता है, बात की जाती है इसके बारे में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि व्हाट इज लाइक अनटू इट सेल्फ इज ड्रॉन। जो आप सोचते हैं वही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है इसकी समझ काफी कम लोगों में है। जानते हैं, हर कोई बात जरूर करता है, अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन इसका यूसेज कैसा करना है इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज कम रहती है। इट अट्रैक्ट्स टू यू व्हाट यू आर ऑन द डीपेस्ट लेवल। ये हम पहले भी एक बार जान चुके हैं कि जो हम डीपेस्ट लेवल पे हम जो सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। और वह
आपको वही चीज जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, उस पर पूरा ध्यान देते हैं, तो वो चीज अपने आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। और ये हर समय एक्टिव रहता है ये लॉ। आप जो सोचेंगे वही होगा। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। और लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मेरी ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस भी हैं लास्ट ईयर की, तो आप वो भी उसमें देख सकते हैं, जिसके अंदर काफी चीजें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। एट्थ लॉ है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि हर किसी के अंदर है एक एबिलिटी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। ये हमें मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, इट्स अ लॉ, इसे गिफ्ट मानना चाहिए। कानून कहा गया है कि ये यूनिवर्स के कानून है, लेकिन ये हमारे बेनिफिट के लिए है। और एनर्जी जो है इज ऑलवेज मूविंग एंड ऑलवेज चेंजिंग। आप सब समझ रहे हैं कि हम सभी ऊर्जा हैं, एक पैटर्न एमिट करते हैं, एक सिग्नल बाहर भेजते रहते हैं। मान लीजिए कि आपको इस यूनिवर्स प्रोसेस से आपके जीवन में आने वाले परिणाम पसंद नहीं आए, जो भी आपके साथ हो रहा है, कि जो भी इंसिडेंट या कोई चैलेंज आएगा आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे बदल नहीं सकते हैं। यू कैन चेंज इट। आप बदल सकते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है कि सभी ऊर्जा जो है उसको ट्रांसम्यूट किया जा सकता है, केवल शिफ्ट की जरूरत है। देयर इज अ वन बुक जिसका नाम है द शिफ्ट। वो यही कहता है, इस पूरी बुक का सार ही यही है कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है, अपनी वैल्यूज को शिफ्ट करना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को शिफ्ट करना है। आप जैसे ही शिफ्ट करोगे आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी, और उसको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। लॉ ऑफ जेस्टेशन। ये लॉ कहता है कि हर चीज का एक गर्भकाल होता है। गर्भकाल यानी एक टाइम होता है, और उसके दौरान जो है वो हम विकसित होते हैं। जैसे एक बच्चा 9 मंथ तक गर्भ में रहता है, तो किसी भी सृजन प्रक्रिया और हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन में भी गर्भकाल की अवधि होती है, जो प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा होता है। इसके लिए पेशेंस का गुण होना अति आवश्यक है। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये नियम बताता है कि ये सब डिवाइन टाइमिंग्स यानी ईश्वरीय समय पर ही होगा। तो हम अक्सर बोलते हैं ना कि अ, कोयला से जो हीरा है, डायमंड बनता है, इट टेक्स टाइम। सो इट टेक्स अपना प्रोसेस। जब आप कहते हैं कि आप तप रहे हैं, तो मतलब आपका बर्निंग प्रोसेस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो हर एक चीज को चेंज होने में इट टेक्स टाइम। अगर आज बीज बो रहे हैं तो कल पेड़ नहीं उगेगा। अगर आज कोई चीज सीखने गए हैं फर्स्ट डे किसी स्कूल में, तो नेक्स्ट डे आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। सो प्रैक्टिस के साथ साथ और टाइम के साथ साथ आप परिपक्व होते हैं, और आपके अंदर एक चीज जो भी आपके अंदर निखर के आनी चाहिए वो टाइम के साथ आती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो चीज निखर के नहीं आएगी। तो टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल रिलेटेड। हम सभी के सामने चुनौतियां किसी अच्छे कारण ही आती हैं। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, एकदम से अचानक से कुछ डिफिकल्ट मोमेंट आ गया, तो वो हमें लगता है कि ओ नो, ये क्यों हो गया हमारे साथ, लेकिन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारे अच्छे के लिए। और वह हमें आगे बढ़ने और सीखने का जो है अवसर प्रदान करती है। ये लॉ हमें बताता है कि हम अपने सिचुएशन को उन लोगों से उस समय कंपेयर करें जो हमसे भी बदतर सिचुएशन में हैं, उसका सामना कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। ये लॉ आपके अपने दिव्य स्वरूप को जान लेने के लिए बनाया गया है। जब भी कोई सिचुएशन आती है ना, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी तरह से, तो लोग क्या कहते हैं कि उनको देखो उनके साथ क्या हो रहा है, आप तो फिर अच्छी सिचुएशन में हो। सो दिस इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सो दैट आपको समझ में आए कि मैं तो अभी बेटर सिचुएशन में हूँ, जिससे आपको एक हौसला मिलता है आगे समझने का, बढ़ने का, और आप बेटर निखर कर बाहर आते हैं। सो दिस इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पोलैरिटी, यानी द्वंद्व की दुनिया। ये जो दुनिया है, हमें इस बारे में भी कई दफा मैंने बताया है कि इसमें हर एक चीज का अपोजिट होना जरूरी होता है। ये एक लॉ है। इसमें कहते हैं कि हर एक चीज की दो साइड्स होती हैं, टू एवरीथिंग। सभी चीजों का एक अपोजिट होता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो बदले में आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। कुछ ऐसी
अप्रिय चीज या जो ऐसी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको पता ही मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट क्या है, आपको वो चाहिए, सो दैट यू विल फील बेटर। तो हर एक चीज को इस दुनिया में, इस अर्थ पर आने का मतलब क्या होता है, इसको द्वंद की दुनिया भी बोला जाता है, पोलैरिटी की दुनिया, यानी हर चीज का अपोजिट होता है। अगर ठंडा है तो गर्म है, प्यार है तो नफरत है, अबंडेंस है तो लैक है, सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, दिन है तो रात है। हर एक चीज का अपोजिट दिया गया है, सो दैट जब हम नेगेटिव साइड, लैक वाली साइड में होते हैं, तो पॉजिटिव साइड हमें पता होती है कि हमें क्या चाहिए। सो दिस इज द लॉ ऑफ पोलैरिटी। फोकस ऑन द थिंग्स यू वांट, नॉट ऑन द नेगेटिव्स। ये लॉ ये कहता है। पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव। बिकॉज हमें पता है कि नेगेटिव साइड भी है इसकी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो होने लगेगी। देयर इज लॉ ऑफ रिदम, दैट ये लॉ ये कहता है कि नथिंग इज परमानेंट, ऑल एनर्जी इज लाइक अ पेंडुलम। अगर पेंडुलम राइट जाएगा तो उतना ही फोर्स से वो लेफ्ट साइड पे भी जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ रिदम। जैसे कि अगर सर्दियां हैं तो उसके बाद गर्मियां भी आएंगी, और ऑटम है तो स्प्रिंग भी आएगा। तो एक रिदम है, दिन है तो रात है, दोपहर है तो शाम है। तो हर एक चीज के साथ एक रिदम जो है वो बना हुआ है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होगा थोड़े थोड़े टाइम में। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स मूव टू अ रिदम। चाहे वो सीजन्स हो, जिस चाहे किसी स्टेज पर हो, हम किसी भी साइकिल में हो, किसी भी पैटर्न में हो, and all development occur all around us, within us, we need to stay in flow with these rhythms। तो हम इसको रोक के नहीं रख सकते। जो भी होगा वो धीरे 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 टाइम के साथ चेंज होगा ही। नथिंग इज परमानेंट, ये हम बहुत दफा सुनते हैं, उसके पीछे ये लॉ है, लॉ ऑफ रिदम। और कोई भी चीज एक सतत चक्र में हमेशा नहीं टिकती, ऐसा ये लॉ कहता है कि कोई भी चीज नहीं टिकेगी। आप भी देखेंगे अपनी लाइफ को, कैसी लाइफ में आप पैदा हुए और आज कैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज, आप कितने सारे चेंजेस होते गए होते गए होते गए। और फिर जब ये लाइफ का साइकिल खत्म होगा तो हम दोबारा एक बच्चे के रूप में दोबारा से एक लाइफ में आएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक हम इससे बाहर निकलने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर लेते हैं। ओके, 13th लॉ इज लॉ ऑफ बिलीफ। लॉ ऑफ बिलीफ क्या कहता है कि आपका जो भी डोमिनेंट बिलीफ है, जो भी डोमिनेंट फीलिंग है, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। योर थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी, वो ये लॉ ये कहता है। और आप जो भी सबकॉन्शियस लेवल पे फील करते हैं, टू बी ट्रू इन योर इनर वर्ल्ड, थॉट्स, माइंड्स में, फीलिंग्स में, और वही आपकी बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें आप बिलीव करते हैं, कुछ एक धारणा है, उसके बाद उस पे कितना, उस पे आपने कितना एक्शन लिया, आपका पोटेंशियल क्या है, उसका क्या रिजल्ट आया। तो एक सर्कल है ये बिलीफ साइकिल का, कि आपका जो भी डोमिनेंट बिलीफ रहेगा या डोमिनेंट फीलिंग रहेगी, हम हमेशा बोलते हैं थॉट और हमारे भाव जब दोनों एक साथ मिलते हैं, एक ही वाइब्रेशन पे जब कनेक्ट होते हैं, तो वो चीज प्रकट होने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है। तो दैट इज ऑल द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ बिलीफ। लास्ट इज लॉ ऑफ जेंडर। लॉ ऑफ जेंडर यानी अगर हम इसमें अपनी अ, अगर अपने हम शास्त्रों में देखें तो अर्धनारीश्वर रूप के बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। शिव जी का आधा रूप शिव जी का, आधा रूप पार्वती जी का, यानी एक फेमिनिन साइड, एक मैस्कुलिन साइड। ये लॉ ऑफ जेंडर कहता है कि हर एक के, हर एवरीथिंग हैज अ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। और ये हमें हमारे भीतर है, हमारे भीतर अगर फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा है तो थोड़ा हम लोग और मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो चीजें अकॉर्डिंगली लाइफ में चेंज होती रहती हैं। सो मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ एनर्जीज। ऑल थिंग्स हैव फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज एंड प्रिंसिपल्स। तो अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो हमारे इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में महारत हासिल करने के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। जापानीज या कोरियन में यिन एंड यांग बोलते हैं, वो यही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फिजिकल लेवल पर भी अगर हमारा मतलब मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हो जाता है। कि अक्सर कहा जाता है कि दोनों को बैलेंस रहना चाहिए, ना ज्यादा मेल ना ज्यादा फीमेल, शुड बी बैलेंस।
और अगर मेंटल लेवल पे गए तो साइकिक लेवल पे हमारा माइंडसेट बैलेंस करने के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। और स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस करने के लिए हमें ईगो और सोल को बैलेंस करके रखना है। तो ये अर्धनारीश्वर जो है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, बहुत डिटेल में उसको बताया कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। किस चीज से अगर बैलेंस करना है तो कैसा होता है, ओवर एक्टिव हो जाए कोई एक एनर्जी तो क्या होता है, लोअर लोअर एक्टिव हो तब क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें बताई गई हैं। आई ट्राई कि उन सारी वीडियोस का मैं लिंक जो है व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगी। तो ये हमारे 14 लॉज हैं जो कि हमें एक तरह से एक उम्मीद भी देते हैं, और एक हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अरे अगर हम इन चीजों को डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो इनको तो बदल ही नहीं सकते, ये तो नियम है ना, सृष्टि का नियम है। तो हम अगर इस पे काम करेंगे तो ये काम करेगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारे लॉज हैं जिनके बारे में मैंने आज बताया, लेकिन ये सारी चीजें हमने जो आज जानी है थोड़ा सा ये मॉडर्न जो मतलब 18-19 सेंचुरीज के जो ऑथर्स हैं उनके बुक से रिलेटेड ये है, लेकिन इसका जो सार है वो सारा हमारे शास्त्रों में है, गीता में है। अगर हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं तो ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी सुनी सुनाई है, लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने आज ये 14 रूल्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। और आज ध्यान का अभी समय स्टार्ट करते हैं, और इन लॉस के बारे में अभी थोड़ा देर में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आप सभी अ, ध्यान की पोजीशन में आ जाएं, आनापानसति ध्यान करेंगे, और एक गहरे स्तर पे जाके अपने आप टेंशन के बारे में जानेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले हम आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का, अपने कुल देवता कुल देवी का, अपने गुरु का, और अपने स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स का, और उनसे आग्रह करेंगे कि वह हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े और एक गहरे ध्यान की यात्रा में हमारे संग चलें। 2-3 गहरी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स करेंगे। अपने हाथ पैर बांध के, आंखें बंद करके, अपना पूरा फोकस अपनी नासिका पर, हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को महसूस करेंगे।
और इसी चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई इमोशंस को इस समय प्राथमिकता देंगे। आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता इस समय केवल आपकी सांसें। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास आपको एक एक कदम ऊपर की ओर उठाते हुए, गहराई में ले जाते हुए इस पल में अपने जीवन में हो रहे कोई भी चैलेंज को, कोई भी प्रॉब्लम को साइड पे रखेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आपकी सांसें ही आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको स्वतः ही, बिना किसी कंसल्टेशन के, आपके हायर सेल्फ से, आपके एनलाइटेंड मास्टर से आपको उनके उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। बाहरी दुनिया में अगर इन चीजों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वह आपसे बहुत सारा पैसा और समय की मांग करेंगे और उसका सॉल्यूशन मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। परंतु अपने भीतर के साथ जुड़ेंगे तो सभी मास्टर, सभी गुरु, सभी उन्नत आत्माएं, आपके एंसेस्टर्स, आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हर तरह से आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनको इमेजिन करने की चेष्टा ना करें। वो एक वाइब्रेशन की तरह, एक एनर्जी की तरह आपको महसूस होंगे और आपके भीतर चल रहे प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी रूप में आपके सामने पहुंचा देंगे, चाहे किसी इंसान के द्वारा, किसी किताब के द्वारा, किसी होर्डिंग के द्वारा, किसी रेडियो में किसी लाइन के द्वारा, कहीं दीवार पे कुछ लिखा हो, कुछ सुनाई दे रहा हो। आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। आप कैसे जाना कि हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का अंश है। तो अपने भीतर एक एफर्मेशन
चलाते रहना। I am connected as well as aligned to the energies of my higher self. मैं अलाइंड हूँ अपने हायर सेल्फ की एनर्जीज के साथ, अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ, डिवाइन वननेस के साथ, अपनी सोल प्लानिंग के साथ। अपने भीतर थोड़ा गहराई में झांकेंगे, ऑडिट करेंगे अपने जीवन का। क्या मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाया है, चाहे वो मिनरल किंगडम से हो, प्लांट किंगडम से, या एनिमल किंगडम से, या फिर ह्यूमन किंगडम से, जान के या अनजाने में। या मैंने कभी किसी के रास्ते में विघ्न तो नहीं डाला। किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की निंदा तो नहीं की, और अगर की है तो उसको पहले एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैंने ये किया। हम सभी करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान बना ही गलतियां करने के लिए है। लेकिन जब ये बात का रियलाइजेशन हो जाए तो उसी समय, उसी क्षण अपने भीतर उस सोल से और परमात्मा से माफी मांग लेनी है। I seek forgiveness for my actions. Please forgive me. मैं अपने किया पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिए। Kindly assist and cooperate and bless me in my spiritual upliftment. कृपया मेरा साथ दें और मुझे आध्यात्मिकता में ऊंचाई की ओर पहुंचने का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपको रिलीफ फील होगा और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे। बट इसका मतलब यह नहीं कि गलती करी और मनी मन माफी मांग ली। बार बार ऐसा तब करना है जब मन को मना लिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जो अब तक किया या अब तक हुआ उसे भूल जाएं। आगे क्या करना है, अपने कर्मों का एनालाइजेशन करना है। हमारे कर्मों से हमारी ऊर्जा का
बहाव कम या ज्यादा होता रहता है। नेगेटिविटी में रहेंगे, निराशावादी सोच रखेंगे, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है, उसका बहाव कम हो जाता है और उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक स्तर पर और मेंटल बॉडी पर और उसके साथ साथ इमोशनल बॉडी पर भी पड़ता है। और कम ऊर्जा का मतलब डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर किसी न किसी बीमारी का होना और मानसिक स्तर पर स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियां। तो इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उसको बैलेंस और स्टेबल रखने के लिए उस पर भी काम करना है। ध्यान से ऊर्जा तो अर्जित कर ली, लेकिन ध्यान से बाहर आते ही अपनी ऊर्जा उन कर्मों पर खर्च कर दी जो व्यर्थ है। नेगेटिव न्यूज़ देख ली, अननेसेसरीली काम। समय बर्बाद किया। किसी की निंदा की, किसी का दिल दुखाया, तो ये ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है। ध्यान में हम बहुत सारी ऊर्जा अपने भीतर भ्रमरंध्र के द्वारा रिसीव करते हैं। ये ऊर्जा हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखती ही है, हमारे मानस पटल पर भी इसका बहुत असर रहता है। हमारे सोच विचार, हमारा माइंडसेट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। पहले जो बातें दिल पर लग जाया करती थी, अब वो बातों का कोई मायने नहीं रहता। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो गया? ये सारा कमाल इस दिव्य ऊर्जा का है, जो ना सिर्फ आपके शरीर की ऊर्जा को बेहतर करता है, आपके मानसिक स्तर पर आपके सोच समझ के तरीके को भी अफेक्ट करता है।
आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपकी आती हुई जाती हुई सांसें इनके साथ एक हो जाए। इस समय अस्तित्व सिर्फ आपका और आपकी सांसों का होना चाहिए। विचार आ रहे हैं तो आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञ हो जाए। ये सांसें हैं, तभी तो आप हैं। जब हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसे महसूस करते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो हर आने जाने वाली सांस आपके शरीर को हील कर रही होती है। आपके शरीर से हर ईर्ष्या जलन की भावना को बाहर की ओर ले जाती है। धीरे धीरे आपकी भावनाएं, आपकी सोच बेहतर होती चली जाती है। लगातार ध्यान करने से आपका एक नया रूप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कुछ दिन, कुछ महीनों पहले, और कंपेयर करते हैं, तो आपको खुद को हैरानी होती है कि मैं पहले क्या सोचता था, क्या समझता था और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता था, और आज मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ड्रास्टिक चेंज महसूस होता है। ये सभी माइंडफुल ब्रीदिंग के कारण, आनापानसति ध्यान आपको हर स्तर पर बेहतर बनाता है। आपकी ऊर्जा बढ़ने से आपके ब्लॉकेजेस भी घटते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाती हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। आप ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारी बीमारियों पर बहुत बड़ा प्रहार होने लगता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर हमारे सभी ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। ग्रंथियां यानी हमारे हार्मोन ग्लैंड्स, हमारे गत जन्मों के जो पाप हैं, वही हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन के आते हैं, बीमारी बनती है। लेकिन ध्यान से हम इसे ठीक कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़े। गत जन्मों में किए गए पाप, उसकी भी इलाज है इस ध्यान में। केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। भीतर जो अस्वस्थता की भावना थी, उसे त्याग करना है। बीमारी को, अस्वस्थता को ज्यादा डिस्कस ना करें। जितना सोचते हैं उतना ज्यादा बीमारी को बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर का संचालन हमारा मन करता है, और उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है।
परिवर्तन करते ही चमत्कार दिखते हैं। तो आपकी सोच, आपके विचार, आपके शब्द, आपके भाव, बस इन्हीं को तो चेंज करना है। चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। आपके अंदर पैशन की जो कमी थी वो नए स्तर पर आकर आपको नए नए आइडियाज देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड का भी एक प्रोसेसर है जो हमने अनवांटेड थॉट से भरा हुआ है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारा माइंड जो है अनवांटेड थॉट से क्लियर हो जाता है। सारी गार्बेज फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। माइंड में स्पेस बढ़ जाता है। जगह खाली होने पर नए नए ध्यान, नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं, फिल्टर होकर। इस बार जो थॉट्स आपके माइंड में स्पेस बनाएंगे वो एक फिल्टर से होकर अच्छे और बेहतर थॉट्स आएंगे। आप फालतू की बातों पर रिएक्ट करना बंद हो जाते हैं। रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिश्तों में जो डिस्टरबेंस होती है, कड़वाहट होती है, धीरे धीरे काम होने लगती है। आपके घर की वाइब्रेशंस चेंज होने लगती है। वही लोग जो आपको खटकते थे, वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। ये सभी बदलाव केवल और केवल ध्यान की वजह से। फिर हम कहते हैं कि हमें ध्यान में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आपकी भारी दुनिया में देखें, इतना कुछ बदल गया। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय आपको अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। स्वाध्याय यानी रीडिंग, राइट एंड स्पिरिचुअल बुक्स बाय स्पिरिचुअल मास्टर्स। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, राइट स्पिरिचुअल बुक्स में एक स्पिरिचुअल मास्टर के पूरे जीवन की सीख आपको पढ़ने को मिलती है। उन्हीं किताबों से उन स्पिरिचुअल मास्टर्स की ऊर्जा भी आपको मिलती है, ज्ञान मिलता है, आपकी सोच बदलने लगती है।
हम सूर्यमुखी की तरह सनफ्लावर उस दिव्यता से कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ प्रकाश उधर ही रुक करने लगते हैं। डार्कनेस, अंधेरा पसंद नहीं आता। सुबह का उजाला भाने लगता है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना एक्सपैंड होती है। हमारी ईगो का नाश होता है। हमारे साथ शरीर में से कॉजल बॉडी यानी कारक शरीर वो एनलार्ज होने लगता है। पूरी तरह से बड़ा हुआ कारक शरीर, कॉजल बॉडी, हमें जीवन और मरण के साइकिल से, इस चक्र से फ्री करता है। स्पिरिचुअल मास्टर्स की स्पिरिचुअल बुक्स हमारे जीवन में एक नाव का काम करती है। एक नाव यानी एक कश्ती, एक बोट का काम करती है। त्रिजगति सज्जन समुद्र रेंगा, भक्ति भगवान वितरण होगा। जिस तरह लोहा पानी में तैर नहीं सकता है, लेकिन उसे अगर बोट में रख दे तो वो भी तैर कर उस पार चला जाता है। उसी तरह से हम अकेले इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। ध्यान और स्पिरिचुअल मास्टर्स की सीख, उसके सहारे हम तैर कर उस पार पहुंच जाते हैं, प्रभु के पास, सोर्स के पास। इतनी सारी ऊर्जा गहन करने के बाद इसे संजो के भी रखना है। कंजर्व योर एनर्जी। हमारे सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर, माउथ should never be poisoned. हमारे सेंसेस हमारी सहायता भी कर सकते हैं और हमारा विनाश भी, हमारी एनर्जी का विनाश। हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे हमारी ऊर्जा पर गहन असर पड़ता है। सदा अवेयरनेस में, माइंडफुलनेस में रहें। ध्यान के अलावा भी जागरूक होके अपने सारे कर्म करें। एक समय पर एक ही काम और पूरे मन लगाकर। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप
कहीं जा रहे हैं, चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं या बस या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं, तो या तो आप रास्ते पे ध्यान दे सकते हैं या फिर फोन पर। और जब फोन पर बात खत्म होती है, तब रियलाइज होता है कि तो ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे का रास्ता कैसे पार किया। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो देता है, लेकिन वो चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं होती क्योंकि उस पर आपका ध्यान नहीं था। आप कोशिश भी करेंगे याद करने की, तो कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि ध्यान सिर्फ फोन पर था। एक समय में एक ही कार्य पर फोकस करने से वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड पर स्टोर हो जाती है, लेकिन एक ही समय में दो या तीन काम करने से वो चीज अपनी जगह नहीं बना पाती आपकी मेमोरी में। ऑलवेज बी इन अवेयरनेस, एनर्जी मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट इज एसेंशियल। Last 5 minutes. आज जितने भी सृष्टि के लॉज के बारे में जाना, तो एक शब्द बार बार
रिपीट हो रहा था। एनर्जी यानी ऊर्जा। ये सारा खेल ही ऊर्जा का है। लो एनर्जी लीड्स टू सफरिंग एंड हाई एनर्जी लीड्स टू सेलिब्रेशन। यानी घटती हुई ऊर्जा आपके जीवन में सफरिंग लेकर आता है, चैलेंजेस, उदासीनता लेकर आता है। लेकिन परिपूर्ण एनर्जी आपके जीवन में उत्सुकता और खुशी लेकर आता है। Last 2 minutes. ये शून्य की स्थिति से आप अपने जीवन में सहयोगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक शक्ति आपके आसपास, आपके भीतर काफी मात्रा में एकत्रित है। बस इसे संजो के रखना है। कंजर्व योर एनर्जी। Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे और अपने हाथों में जो ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, हल्का सा आंखों पर लगाकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ वापस आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी ने एक हाईएस्ट और कामेस्ट ऊर्जा को महसूस किया होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक था यूनिवर्सल लॉस के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा जानकर एक कहीं ना कहीं एक शांति का भी अनुभव हुआ होगा। क्योंकि ये लॉस बने हमारे बेहतरी के लिए हैं, हमारे क्रिएशन, हमारे प्रिजर्वेंस के लिए। अगर उसको सही तरह से यूज किया जाए, समझा जाए,
तो बहुत कुछ अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग कुछ जानना चाहें, शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ हैंड रेज कर दीजिएगा। और आज जिन जिन लॉस के बारे में मैंने बात की है, उनमें कुछ कुछ लॉस के बारे में बहुत डिटेल में वीडियोस भी हैं। 2 साल पहले शायद मैंने बनाई थी, तो उनका लिंक मैं आपका ग्रुप में डाल दूंगी। तो एक बारी गो थ्रू कीजिएगा। अपने आप को जितना अपडेट करें और जितना उन चीज़ों से जोड़ के रखेंगे, तो हमें हर रोज डे टू डे के जो भी रूटीन वर्क्स होते हैं उसमें काम करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। आपका उस डिसीजन लेने में हेल्प करती है, समझने में ये चीज़ें वो हेल्प करती है। अजय जी। आत्मानंदन मैडम। सर। एक तो आज ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरा ध्यान रहा और कब समय निकला पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच। एंड ये लॉस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। एक बुक भी मैंने पढ़ी है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे, इसमें से बहुत सारे लॉज हैं जो कवर होते हैं। कभी हमको ऐसा लगता है कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं और हम दुखी हैं। बाकी लोग तो उनके काम अच्छे नहीं है फिर भी सुखी है, तो उनके पिछले जन्म के कर्म जो है वो अभी ये जन्म में जो उनको भुगतना पड़ रहा है, ये जन्म के जो कर्म है वो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वो सारा पढ़ते हैं तो समझ आता है ना, वी कैन रिलेट। तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने और बहुत अच्छा जानने को मिला। बल एक एक लॉ मतलब 1 घंटे का डिस्कशन हो सके ऐसा है ये टॉपिक, तो दस हम्म। पंद्रह मिनट में तो आप कवर भी नहीं कर पाते। बट बेसिक नॉलेज जो आपने दिया बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक्चुअली ये लॉज के बारे में जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि सब कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे ना, एक ही एक दूसरे से सारे लॉज कनेक्टेड हैं। और ये मैं भी जब कई बार समझती हूँ कि चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें माइंड बहुत नेगेटिव की ओर ले जाना शुरू करता है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है कि नहीं, ये लॉ तो है हमारे लिए, इस पे वर्किंग करना है, इस पे विश्वास करना है, डाउट नहीं करना है कि गलत तो हो ही नहीं सकता। तो चीज़ें फिर बेटर होने लगती हैं। तो इट्स जी जी। ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम जब ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, उनको थोड़े थोड़े टाइम में अगर पढ़ते रहें, समझते रहें, तो हमें, क्योंकि हम अभी जैसे मैंने कहा, टू एयर इज ह्यूमन, हमसे गलतियां होती हैं। हम ना चाहते हुए भी, अगर हम ऑफिस में भी बैठे हैं तो किसी के बारे में चुगली भी हो जाती है, बैक बैक बाइटिंग करते हैं, कई लोग करते हैं। या अनजाने में आगे बढ़ने के लिए किसी का दिल दुखा देते हैं। तो वो ये पॉसिबल है और बहुत ज्यादा होता है इस तरह से, क्योंकि हम कभी कभी डिसीजन भी गलत ले लेते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद क्या होता है कि माइंड थोड़ा सेटल हो जाता है, एक क्षण के लिए सोचने का मौका भी दे देता है कुछ भी काम करने से पहले। तो ये सारी चीजें हमें उस चीज में हेल्प करती है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई ध्यान ही अपना कोई एक्सपीरियंस या क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। देखो, हम बहुत थोड़े से लोग हैं जो मिलते हैं रेगुलर, और एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं तो नाम तो हम सब एक दूसरे के जानते ही हैं, रेगुलर देखते हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ना, तो एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और हमारा जो ग्रिड है, हमारा जो हम जब ध्यान में बैठते हैं वो और स्ट्रांग होता है। तो मैं बाहर आई हुई थी अभी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बोल दूं कि मैं नेक्स्ट संडे कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे, मेरे मन का ना अंदर से माना नहीं कि मैं अगर मैं अरेंज कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। मेरे को यहाँ था कि यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन बस मिल जाए, बाकी सब चीज़ें मैं मैनेज कर लूंगी। तो वो मैंने इसीलिए किया कि मैं आप सबसे कनेक्टिविटी जो हर संडे की है वो बनी रहे। तो आप सब अगर अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने रिव्यूज देंगे, अपना जो भी मन में कुछ भी बात है आप शेयर करें, तो अच्छा ही लगेगा, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो प्लीज कोशिश कीजिए, कुछ भी जो आपस में बात करें। यहाँ पे कोई हमें देख नहीं रहा, कोई किसी को जज नहीं कर रहा। बाकी एंड करती हूँ अभी सेशन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेकेशन पे आए हुए हैं, सब सो रहे हैं। तो मैं भी थोड़ी देर अब दोबारा से सोने ही जाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे को नई टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, संडे एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।